हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान नखरा चैनल। सो आज डेट है 9 अक्टूबर 2023 और हमारा हिंदू दिल्ली एडिशन। जो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट्स एंड क्लिप्स एनालिसिस ऑफ द हिंदू का। सो इन्होंने ये आर्टिकल स्टार्ट किया है एक कोट से। सॉरी। मैन देयर नेचर नॉट अल्टरिंग ओवरनाइट सीक्स इन एवरी न्यू ऑर्डर कंटिन्यूस ऑफ द ओल्ड। इसको आप किसी भी ऐसे में लिख सकते हो। पहली बात तो ये स्टेटमेंट को। दूसरी बात, अ सेंसस फॉर अ न्यू डे। रिसेंटली अभी जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था उस पर ये बेसिकली रिलेटेड है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, उसके तहत क्या देखा गया था, तो ये मार्केट इकोनॉमी आई थी जिससे हमारे कास्ट का एक सिंड्रोम था वो कम होता गया। लेकिन अभी ये बिहार का सेंसस हुआ है ना, तो फिर से वो डिबेट है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की, वो फिर से स्टार्ट हो गई है। ऐसा हमारे बहुत सारी पार्टीज है ना, जैसे राजस्थान में भी अभी पार्टीज इसके लिए बोल रही है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी भी इसका बोल रही है कि नेशनल लेवल पर कास्ट भी सेंसस कराया जाए जैसे बिहार में हुए। सो बस इसमें ये बोला गया कि ये हमारी एक सिंड्रोम था जो 1990s में चलता था, मंडल वर्सेस मंदिर। मीन्स हम लोग मंदिर एज अ यूनिटी इन हिंदूज टर्म में यूनिटी को शो करता है, और मंडल उसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं। ये नाम आया जब हमारा मंडल कमीशन बना था ना, ओबीसी के लिए 27% उनको देना था रिजर्वेशन, उसके लिए बनाया गया था। तो मीन्स कैटेगराइजेशन हो रहा है हिंदुइज्म में भी द बेसिस ऑफ कास्ट। सो ये मंडल वर्सेस मंदिर की पॉलिटिक्स के सिंड्रोम को फिर से बाहर लाने का एक माना जा रहा है कि इससे हमारी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को ज्यादा इनकरेज मिलेगा। तो बस इसमें और कुछ ज्यादा मुझे खास नहीं लगा। तो बस ये आर्टिकल ये वाला, इट इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज द कंसिडरेबल फेलियर्स ऑफ मंडल पॉलिटिक्स। सो बस इसमें ये बोला गया है कि साथ ही में ही और ज्यादा पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, जो साउथ की पार्टी ना, जो इंडिपेंडेंट है विदाउट एनी कोलिशन, वो भी कास्ट बेस्ड सेंसस का सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप समझ सकते हो कि कितनी लोगों को पड़ी है कि हम लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करें। उसके हिसाब से हम लोग क्या वेलफेयर अप्रोच भी रखे। इस कितना किसका ज्यादा, कितना वोटर बैंक है, कितनी ज्यादा कोटा है लोगों को, उस हिसाब से उनके लिए अच्छा अच्छा काम करें जिससे हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स बनती रहे। सो आर्टिकल इसीलिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, कुछ ज्यादा खास नहीं है। सो बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है टाइट रोप वॉक। तो रिसेंटली अभी आरबीआई की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने रेजिंग इंटरेस्ट का सॉल्यूशन ना अपनाकर अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्टेगनेंट रखा। मीन्स जो पहले ही था इंटरेस्ट रेट उसी को रखा। तो इसमें कंसर्न्स ये दिखाए जा रहे हैं कि इतनी स्लो ग्रोथ होने के बावजूद आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ाया, मीन्स चेंज क्यों नहीं किया। हाई इन्फ्लेशन जो कि अभी करंटली भी चल रहा है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हार्म पहुंचा रहा है। सो आरबीआई ने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा माना जा रहा था जैसे कि एलपीजी प्राइसेस को कम कर दिया जाए, और जो वेजिटेबल प्राइसेस पे इन्फ्लेशन का हार्ड हिट हो रही है ना उसको भी कम किया जाए तो कुछ हमको रिलीफ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें अगर उनसे हमारे जो गवर्नर शक्तिकांत दास है ना आरबीआई को, उनसे पूछा गया कि आगे उनका क्या होगा। उन्होंने बोला कि हम जो एक्सेस इन्फ्लेशन हो रहा है क्योंकि लोगों के पास खूब पैसा है। आपको पता है जब इन्फ्लेशन होता है तो लोगों के पास पैसा खूब होता है, उनके पास मनी होती है, लेकिन डिमांड ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन परसिस्ट रही हो तो हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन रखेंगे जिससे जो एक्सेस लिक्विडिटी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये मार्केट ऑपरेशन एक इकोनॉमिक टर्म है जिसको आरबीआई यूज करता है एक्सेस लिक्विडिटी को असर्व करने के लिए। सो बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बोला है कि ये क्यों हो रहा है, और आरबीआई ने भी बोला कि इवन मानसून की वजह से हो रहा है, खरीफ सोई और फिश ऑयल सीड की कमी से भी हो रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन परसिस्ट है। और रुपी का डिक्लाइन हो रहा है अराउंड 0.7%। रुपी का डिक्लाइनमेंट देखा गया है। तो बस ये आर्टिकल इसी के लिए था, कुछ ज्यादा खास आर्टिकल नहीं था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल आया तो
एक छोटे आर्टिकल की फॉर्म में कि रिसेंटली आपको बताइए सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया, इसमें 25 पीपल्स की डेथ हो गई है, और जो कि 4 अक्टूबर को आया था। मैंने इसके लिए डिटेल एनालिसिस भी रखा है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होते क्या है, ये इस तरह से होते हैं जब लार्ज लेक फॉर्म कर जाती है, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है ना, जैसे ग्लेशियर ऊपर है, यहाँ पे मेल्ट हुआ, इसका जो पानी आएगा ना, तो नीचे ये शो करता है एक लार्ज लेक्स। जब ये लेक्स अपनी ओवरफ्लो होने लगती है ना, तो ये प्लेन में आने लगती है और लाइफ एंड लिवलीहुड को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें यही बोला गया है कि जब ये अपने मोरेन यानी कि जो नेचुरल डैम्स होते हैं ना किनारे, उनको ओवरफ्लो करके आती है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड में। अब इसकी लोकेशन देखी जाएगी ना, तो ये देखो आप, क्लाउड बस्ट लोकेशन हुई साउथ लोनाक लेक। ये यहाँ पे सिक्किम का ये मैप है, यहाँ से साउथ लोनाक लेक में क्लाउड बस्ट हुआ, इससे फ्लस फ्लड आया। तीसरा रिवर में ऑलरेडी पानी था, उसमें और पानी रिलीज हो गया, और यहाँ पे पानी प्लेन एरिया में आने के कारण हमारे अभी आर्मी पर्सनल भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। सोच सकते हो आप कितनी वर्स कंडीशन मानी जा रही है, और ये फ्लस फ्लड से रिलेटेड है। ये चंगथांग डैम भी है, तीस्ता रिवर, वाटर गैदर्ड स्पीड, ये सब है। लोकेशन क्या है क्लाउड बस्ट लोकेशन की, साउथ लोनाक लेक। सो यूपी से पूछ सकती है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पर है। तो प्लीज पॉइंट अभी से आप ध्यान रखिएगा। सो बड़े, तो हम आपका इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो इसमें ये बोला गया कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होते क्या है। जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है मीन्स पिघलते हैं, तो क्या होता है, लार्ज लेक फॉर्मेशन ऑफ लेक्स का फॉर्मेशन होती है, जिनको पैरोग्लेशियर लेक भी बोलते हैं। प्रोग्लेशियर लेक मीन्स ये ग्लेशियर रिट्रीटिंग के थ्रू ही बनती है, इनका खुद का कुछ वजूद नहीं होता है, और जो सेडिमेंट एंड बोल्डर्स के द्वारा बाउंड होती है, मीन्स किनारे किनारे बोला था। और अगर इनकी बाउंड्रीज ब्रीच हो जाती है मीन्स ओवरफ्लो ज्यादा हो जाता है, तो जो वाटर ओवर रहता है ना, वो सेडिमेंट रॉक्स और अदर मटेरियल्स को पार करके प्लेन्स में आ जाता है, जिससे बहुत सारी छोटी छोटी ग्लेशियर लेक्स बनती है। अब ये डेंजरस क्यों है, तो क्या होता है कि रैपिड ऑनसेट एंड हाई डिस्चार्ज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का रैपिड डिस्चार्ज होता है, और जो कि एकदम सडन होता है, तो हम लोग के पास इनसफिशियंट टाइम होता है कि हम लोग कोई अरेंजमेंट कर सकें और कोई एक्शन ले सकें। इसलिए ये कैस्केडिंग डिजास्टर भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। सो अभी रिसेंट फाइंडिंग अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, तो रैपिड डिग्लेशिएशन हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो रैपिड डिग्लेशिएशन हो रहा है। मीन्स ग्लेशियर जो फॉर्मेशन होती है, अब वो फॉर्मेशन नहीं, वो पिघल रही है। और जो ग्लेशियर लेक की फॉर्मेशन होती है, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अराउंड 2002 से 2022 में लगभग इंक्रीमेंट देखा गया पॉपुलेशन की। अकॉर्डिंग टू द ICIMOD, हिमालय ग्लेशियर लेक इंक्रीज हुई है 9% इन नंबर एंड 14% इन एरिया। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 के तहत भी एक पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर माना गया, मीन्स क्लाइमेट बेस्ड डिजास्टर माना गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को। तो साथ में देखा जाए तो आ कास्केड इवेंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन सिक्किम, एक लेयर टर्म्स में देखा जाए तो जो इंसेसेंट रेन हुई थी ना, तो उससे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जो कि साउथ लोहनाक ग्लेशियर लेक में पानी का अधिक मात्रा बढ़ने से। अब लेक क्या थी, उसकी लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी थी, तो वो वॉश्ड आउट हो गई। उससे जो वाटर लेवल था ना, तीस्ता रिवर में पानी बढ़ गया, और जो उससे फ्लस फ्लड आ गया। और साथ में जो हमारा चेंगथेंग डैम बनाया था ना सिक्किम में, फॉर मेंटेनिंग द ओवरफ्लो ऑफ वाटर, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। इससे ये सिचुएशन खराब हो गई। सो अब इसके रीजन देखा जाए, तो रीजन क्या होते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के, तो रीजन बताया गया है ग्लेशियर रिट्रीट, मॉरेन फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड एंड आइस एवलांचे, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, और जियोलॉजिकल ट्रिगर लाइक अर्थक्वेक एंड अदर जियोलॉजिकल इवेंट्स जो डिस्टेबलाइज करते हैं अर्थ क्रस्ट को। और डेवलपमेंट चेंजेस, जैसे कि आपको पता ही है, अभी जोशीमठ क्राइसिस हुआ था उत्तराखंड में,
तो उसमें भी यही केस आया था कि लैंडस्लाइड्स की वजह से वहां की जो सामान वामान या फिर जो एरिया था ना, वो नीचे की तरफ धंस गया था। तो उसमें भी ये केस आप लिख सकते हो। सो अब हमारे पास प्रिपेयरनेस क्या है इससे लड़ाई या फिर इससे बचाव करने के। सो संडे फ्रेमवर्क है ना एक, उसमें ये इसको मल्टी हजार रिस्क हॉटस्पॉट माना गया है। तो उसमें भी इसके लिए कुछ प्रोविजन डाले गए हैं। रिसर्च हम लोग को करनी पड़ेगी। जो अर्बनाइजेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन और रेजिलिएंट वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बने अंडर द CDRI, कॉलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है हमारे पास, जिनमें ग्लेशियर लेक का आउटवर्स फ्लड को इस क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर भी माना गया था। और साथ में नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबली मैपिंग भी है इंडिया के पास। कम्युनिटी बेस्ड फ्लड अर्ली वार्निंग चाहिए हम लोग को। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि सेंट्रल फ्रेमवर्क करना चाहिए डिजास्टर के मैनेजमेंट को, क्योंकि हम लोग रोक नहीं सकते, सिर्फ मैनेज और कर सकते हो और प्रिवेंट, मैनेज ही कर सकते, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। सो अर्ली वार्निंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन वल्नरेबल जोन्स पे होना नहीं चाहिए, कमिटीज को रेजिलेंट बनाया जाए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूनिट बनाई जाए जो वल्नरेबल जोन है, कैटेगराइजेशन ऑफ जोन्स किया जाए। सो बस यही सब था। ये डिटेल आंसर की तरह मैंने आपको बता दिया है कि आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, कौन से पॉइंट्स डाल सकते हो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये आर्टिकल है हाउ डिजिटल इंडिया एक्ट विल सेव द फ्यूचर ऑफ कंट्री साइबर सिलेक्शन। सो रिसेंटली हमारे जो मेटी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, उसने बोला कि हम लोग डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आएंगे जो कि रिप्लेस करेगा 2000 का IT एक्ट को, क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट हो चुका है। उसके साथ साथ हम लोग के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम लोग को 21st सेंचुरी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके तरीके से हम लोग को इवॉल्व करना पड़ेगा अपना लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, तो इसलिए ये एक्ट लाया जा रहा है। साथ में आप देखोगे अभी करंटली में इंडिया में 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि हाई क्वालिटी में हैं। साथ में इसमें ये बोला गया कि बैरियर्स इंटरमीडिएट्स का प्रेजेंस हो रहा है, साइबर थ्रेट्स लाइक साइबर स्टॉकिंग, ट्रॉलिंग एंड डॉक्सिंग भी केसेस मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका इवॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इस एक्ट में स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट विद सिटीजन राइट, मीन्स इसमें एक कमिटमेंट किया जाए कि इंटरनेट वेबसाइट प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है उनके द्वारा कि जो सिटीजन का डाटा और जो कंज्यूमर्स की चीजें या फिर जो प्राइवेसी हार्म ना हो, ट्रस्ट बिल्डअप हो और सेफ गार्डिंग किया जाए। सेकेंडली, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन एंड AI से रिलेटेड चीजों के लिए भी इसमें प्रोविजन रखे गए हैं, जिससे एथिकल AI प्रैक्टिसेस और डाटा प्राइवेसी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में मेंटेन रहे, जिससे हमारी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बनी रहे। इससे हम लोग एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में लीडर बनकर उभरेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और साथ में इसमें बैलेंस भी किया जाएगा एक्सेसिबिलिटी एंड नेसेसरी रेगुलेशन। इस देखा जाता है कि जो कंपनीज रहती है कहती है कि आप ज्यादा प्राइवेसी प्राइवेसी कर रहे हो, डाटा लोकलाइजेशन की बात कर रहे हो, तो वहां पर ये बैलेंस बनाने की बात कर रही है कंपनी और कंज्यूमर्स राइट्स के बीच में, जिसमें नो योर कस्टमर्स स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशन होंगे, और अगर कोई फुलफिल नहीं करता है क्रिमिनल लॉ सेंक्शन भी होंगे। और साथ में लास्टली ये बात देखी जाएगी जो सेफ हार्बर में कंपनीज बच जाती है अपनी लाइबिलिटी से, उसके प्रोविजन को भी रिव्यू किया जाएगा इस एक्ट के तहत, सेफ हार्बर प्रिंसिपल के तहत। लेकिन साथ में अगर कोई भी एक्ट या फिर अच्छा बनता है ना, तो उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, एक तो हमारे इनोवेशन में अभी कमी है। दूसरी बात, अगर हम इन्हें स्टैंडर्ड रेगुलेशन डाल रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। तीसरी बात, सेफ हार्बर में हम लोग अगर रिव्यू करेंगे ना, तो कंपनीज हो सकता है माइग्रेट कर जाए दूसरी कंट्रीज में जहाँ पर उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले। सो एज ए कंक्लूडिंग, ये सिक्योर अकाउंटेबल एंड इनोवेटिव डिजिटल फीचर्स फॉर इंडिया के लिए अच्छा कारगर साबित है।
लेकिन हमको साथ साथ में बैलेंस बनाकर भी चलना होगा। सो आप ऐसा इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आर्टिकल बहुत अच्छा है, आर्टिकल है GS3 में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और डिजिटल इंडिया के लिए हम लोग क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आप ये आर्टिकल लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये आर्टिकल है जीएसटी काउंसिल क्लियर्स अ फ्यू मेजर्स टू बूस्ट ट्रेड। निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि जीएसटी काउंसिल ने कुछ सजेशन दिए गए हैं जिससे फॉरेन ट्रेड को बूस्ट अप मिल सके। लाइक हम लोगों ने इनेबलिंग टैक्स क्रेडिट फॉर सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए, जो टैक्स इनेबल क्रेडिट होता है मीन्स जो एक्सपोर्ट करेगा उनके लिए जो टैक्स बेनिफिट रखे गए हैं। हम लोगों ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं, और कंट्रीज के साथ रुपी में ट्रेड करने का भी बोला है, और सर्विस सेक्टर की वजह एक्सपोर्ट्स मान करके उनको टैक्स इनेबल किया गया है, और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ट्रेडिंग रिसीप्ट होती है उसके तहत भी उन्होंने काम किया है। और जो एसईजी सप्लायर्स को जो सप्लाई की जाती है उसमें क्या लगता था, पहले टैक्स लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको टैक्स को हटा करके स्मूथ फंक्शनिंग में काम करने के लिए बोला। सो ये सारे प्रोविजन है कि जीएसटी काउंसिल कैसे हेल्प कर रही है फॉरेन ट्रेड को बूस्ट अप करने के लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो थैंक यू, इट इज डन क्रिस्प शॉर्ट्स एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई सजेशन एडवाइस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।